So liberation क्या है? What is liberation? Let's understand. So there were rules and laws जो इंडियन इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहे थे, राइट? और ये रूल्स और लॉज अगर आप देखो 1950 से 1990 तक थे इंडिया में, एंड दे आर द मेजर हिंड्रेंसेस, यही रुकावट बन रहे थे इंडिया की प्रगति के लिए. नाउ इफ यू लुक एट द डेवलपमेंट इंडिया फ्रॉम 1950 to 1990, तो हमने डेफिनेटली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, पर जिस स्पीड से हो सकता था उतना नहीं हुआ. और उसके रीजन क्या है? उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही है कि उस टाइम पे लाइसेंस था. लाइसेंस की वजह से आप इंडस्ट्रीज को इजीली स्टार्ट नहीं कर सकते थे, राइट? सो दे वर दीज रूल्स एंड लॉज जो सरकार ने बनाए थे, वही बहुत बड़ा रुकावट, अड़चन क्रिएट कर रहा था. लिबरेशन वाज इंट्रोड्यूस, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? टू पुट एन एंड टू दिस रेस्ट्रिक्शंस. यही रेस्ट्रिक्शन को खत्म करने के लिए लिबरेशन को चालू किया गया देश में. सो लिबरेशन का मेन पर्पज ही यही था कि जो लाइसेंस राज जो था, जो पुराना, राइट, जो लोग कठपुतलिया की तरह सरकार के गुलाम होकर रही थी, राइट, वो खत्म कर दिया जाए, लाइसेंस को हटा दिया जाए और उसके बदले में फ्रीडम दे दी जाए प्राइवेट सेक्टर को कि वो अपनी इंडस्ट्रीज खुद ब खुद स्टार्ट कर सकते हैं. सो लिबरेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड टू दिस रेस्ट्रिक्शंस एंड ओपन द वेरियस सेक्टर्स. हमने देखा लास्ट इंट्रोडक्शन में कि 1991 जब इंडिया में जब स्टार्ट हुआ था, राइट, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, राइट, तब उस टाइम पे हमने देखा कि $7 बिलियन की हमने लोन दी थी और हमने 2 पॉलिसी मेजर्स निकाले थे, स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चर रिफॉर्म पॉलिसी. और इसके अंदर ही हमने 3 पॉलिसी फ्रेमवर्क दिए. उसमें पहला ये था लिबरेशन. हमको ये भी पता है कि उसके बाद प्राइवेटाइजेशन भी किया और ग्लोबलाइजेशन भी किया. सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस लिबरलाइजेशन. सो लिबरलाइजेशन के अंदर ये सब रेस्ट्रिक्शंस जो थे, ये जो लाइसेंसिंग जो थे, उसको हटा दिया गया. दैट वाज अ मेजर रिफॉर्म. नाउ द रिफॉर्म वर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज, अगर ये रिफॉर्म को अगर हम ब्रॉडली देखें तो उसको कैटेगराइज कैसे किया गया? सबसे पहली चीज उसमें की गई डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो सरकार के अंतर्गत था, राइट, यानी जिसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता था, अभी उसमें प्राइवेट सेक्टर आ सकता है. सो वो डीरेगुलेट कर दिया गया. दूसरा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो इंडिया में कभी आया ही नहीं था, उसको ओपन अप कर दिया गया. टैक्स रिफॉर्म्स दिए गए. हम हर एक रिफॉर्म को इंडिविजुअली समझेंगे. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स किए गए. फॉरेन एक्सचेंज में ही तो क्राइसिस आई थी क्योंकि हमारे पास 2 हफ्ते चाले उतना भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं था. वी डोंट हैव अ फॉरेन एक्सचेंज फॉर फोर्टनाइट, जस्ट 15 डेज. इतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं होने के लिए ही ये रिफॉर्म्स लाए गए कि अभी फॉरेन एक्सचेंज हमको जितना चाहिए उतना मिल सकता. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंडिया कभी एक्सपोर्ट करता नहीं था, अभी उसने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया था, राइट. और ये सब लिबरेशन रिफॉर्म्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे. इसके अलावा भी बहुत रिफॉर्म्स मैं बता दूं आपको, पर आपकी टेक्स्ट बुक के लिए इतना ही सीमित है. सो वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहला रिफॉर्म, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर. व्हाट वी डिड इन डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर? पहले क्या था, बिफोर 1991 क्या था और आफ्टर क्या हुआ, हम दोनों चीज देखेंगे. सो 1991 के पहले अगर हम देखें, सो वी रिक्वायर्ड लाइसेंस, राइट, इंडस्ट्री सेक्टर में टू स्टार्ट और क्लोज द फर्म. एक फर्म को स्टार्ट करने के लिए या क्लोज करने के लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी. नाउ आफ्टर 1991 ये लाइसेंस हटा दिए गए, अबॉलिश्ड, एक्सेप्ट कुछ चीजों के अलावा, जैसे कि एक्सेप्ट अल्कोहल है, सिगरेट्स है, हजारस केमिकल्स है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एरोस्पेस है और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल है. ये सब के अलावा बाकी सब में लाइसेंस हटा दिए गए, इसमें रखे गए, राइट. प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज. काफी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं किया जाता था बिफोर 1991, बट अभी सब में अलाउ कर दिया गया, एक्सेप्ट डिफेंस इक्विपमेंट. डिफेंस यानी आर्म्स एंड एम्युनिशन, हथियार बनाने के लिए, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट. ये तीनों के अलावा बाकी सब में प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है. प्रीवियसली अगर हम देखने जाए तो लिबरेशन के नाम पे अगर हम देखने जाए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी छोटी मोटी जो कंपनियां थी, राइट, वो रिजर्व थी. और रिजर्वेशन का मतलब ये था कि कुछ ही इंडस्ट्रीज, ये छोटी मोटी कंपनियां में बिजनेस कर सकती थी, पर अभी इसको डी रिजर्व कर दिया गया आफ्टर 1991. से ये भी एक बड़ा सा चेंज था. और प्राइस फिक्सेशन था.
अगर आप देखो तो 1991 के पहले हर एक गुड्स जो फर्म बनाता था उसमें प्राइस कौन निर्धारित करता था? सरकार, राइट? गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिक्टेट व्हाट द प्राइस यू आर गोइंग टू सेल ऑन, बट नाउ द सरकार ने ये भी फ्री कर दिया. नाउ द मार्केट इज बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस. मार्केट खुद डिटरमाइन करेगा कौन सी प्राइस. समझ में आ रहा है? यस, Yes, sir. ओके. नेक्स्ट जो रिफॉर्म किए गए वो थे फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स. नाउ व्हाट वी चेंज इन द फाइनेंशियल सेक्टर, उसमें क्या रिफॉर्म थे? तो फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज, पहले तो ये समझ लो कि फाइनेंशियल सेक्टर में आता क्या है. कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स यानी जो आप बैंक देखते हो वो, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, एचएसबीसी है, यस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब कमर्शियल बैंक है. यानी उनका जो मेन बिजनेस ही क्या होता है? पैसे को ब्याज पे लेना, पैसे को ब्याज पे देना, और इसीलिए इसको कमर्शियल बैंक बोला जाता है, जिसमें आप अपनी डिपॉजिट रखते हो. उसके अलावा आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जैसे कि सिटी ग्रुप है, बीएनपी परिवास है, एचएसबीसी, बार्कलेज, बैंक ऑफ अमेरिका, डॉइचे बैंक, राइट? ये सब बैंक क्या करती है? ये बैंक बाकी दुनिया भर के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है. तो ऐसी बैंक्स को क्या बोलते हैं हम? इन्वेस्टमेंट बैंक्स. स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन, जहाँ पे शेयर्स के भाव ऊपर नीचे होते हैं, जैसे आपने अभी रिसेंटली जो वर्कशॉप किया स्टॉक मार्केट का, स्टॉक मार्केट को आप पता होगा. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसके अंदर रुपी की वैल्यू सभी करेंसीज के सामने चेक की जाती है. येन है, यूरो है, डॉलर है, भाट है. तो ये सब मिलके फाइनेंशियल सेक्टर आता है. फाइनेंशियल सेक्टर यानी सिर्फ बैंक्स फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है, सिर्फ आरबीआई फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है. फाइनेंशियल सेक्टर यानी बहुत कुछ है. सो द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय व्हाट? इज रेगुलेटेड बाय ओनली वन टॉप इंस्टीट्यूशन, दैट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये रिजर्व बैंक ही सभी फाइनेंशियल सेक्टर की हर एक चीज की गतिविधि पे ध्यान रखता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक मार्केट टूट जाता है तो आरबीआई उसके ऊपर स्टेप उठाता है. कमर्शियल बैंक्स में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो जाता है तो भी आरबीआई देखता है. ये हम डिटेल में समझेंगे जब हम मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब, राइट? सो फाइनेंशियल सेक्टर, ये फाइनेंशियल सेक्टर है, राइट? तो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स क्या किए गए वो देखते हैं. अगर हम देखेंगे तो बिफोर 1991 क्या था और आफ्टर 1991 क्या हुआ, राइट? सो पहले देखते हैं बिफोर 1991. जैसे कि डिसीजंस जैसे थे, कुछ डिसीजन जैसे कि रेट, इंटरेस्ट रेट को फिक्स करना, नेचर ऑफ लैंडिंग ऑफ वेरियस सेक्टर्स, कितने सेक्टर्स को हम लैंड करेंगे. बिफोर 1991 कौन डिसाइड करता था ये सब कुछ? इट्स डिसाइड बाय आरबीआई, बट आफ्टर 99 डिसाइड बाय द बैंक्स. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एस्टैब्लिशमेंट करना अगर होता था आपको 1991 के पहले, तो अलाउ नहीं किया जाता था. यू कैन नॉट ओपन द प्राइवेट बैंक्स, यानी कोई बैंक को लाइसेंस नहीं मिलता था चालू करने के लिए. बट आफ्टर 1991 इफ यू सी, नाउ द बैंक्स आर अलाउड, राइट? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन सेक्टर बैंक्स 1991 के पहले नॉट अलाउड, बट नाउ इट हैज बीन अलाउड विद 50% इन्वेस्टमेंट लिमिट. यानी फॉरेन बैंक्स पहले इंडिया में आ नहीं सकती थी, बट अब इंडिया में आ सकती है 50% इन्वेस्टमेंट लिमिट के साथ. पहले अगर आपको नए ब्रांच को खोलना होता था 1991 के पहले, तो आरबीआई की परमिशन चाहिए थी आपको. यू नीड आरबीआई परमिशन, राइट? नाउ आफ्टर 1991 यू आर फ्री टू सेटअप. आप अभी फ्रीली सेटअप कर सकते हो आफ्टर 1991. यानी अभी आपको सेटअप करने के लिए, नए ब्रांच खोलने के लिए आरबीआई की परमिशन नहीं चाहिए. पहले अगर हम देखते थे एफ आई आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, यानी बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में क्या पैसे डाल सकते थे? जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स थे, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, ये सब इंडिया में पैसे डाल सकते थे? नहीं, नॉट अलाउड. बट नाउ दे आर अलाउड. रोल ऑफ आरबीआई क्या था पहले? आरबीआई का रोल पहले था रेगुलेटर, वो हर एक चीज को कंट्रोल करता था. नाउ द रोल ऑफ आरबीआई इज चेंज फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर. ये मैंने आपको जो दिया है बहुत ब्रीफ पॉइंट में दिया है टेबल के हिसाब से. आप इसको हर एक को एक एक पॉइंट बना के लिख सकते हो, राइट?
तो ऐसे आपको 6 पॉइंट बन जाएंगे। क्लियर है? मैंने आपको दिया है सिर्फ टेबल के फॉर्म में, जिससे आपको याद रहे। समझ में आ रहा है यहां तक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में? यस सर। फाइन। नेक्स्ट था टैक्स रिफॉर्म्स। नाउ द गवर्नमेंट टैक्सेशन, जो रेवेन्यूज होती है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग दिस इज एक्सपेंडिचर, यही दोनों मिला के गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी बनती है। तो अगर मैं फिस्कल पॉलिसी की बात कर बोलूं तो उसका मतलब होता है उसमें पब्लिक रेवेन्यू यानी सरकार की आमदनी, और पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सरकार का खर्चा, राइट? ये दोनों मिला के ही फिस्कल पॉलिसी बनता है। नाउ जब हम गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम जब बोलते हैं, तो ये भी याद रखा जाए कि पब्लिक रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट आती है और कैपिटल रिसीट आती है। रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या है? कि जो रिसीट्स शॉर्ट टर्म के लिए आती है वो रेवेन्यू होती है, और लंबे अरसे के लिए आती है कैपिटल। वैसे शॉर्ट टर्म के लिए खर्चे को रेवेन्यू खर्चे बोले जाते हैं, लंबे अरसे के खर्चे के लिए कैपिटल खर्चे। और सरकार को मिलता कहाँ से है रेवेन्यू रिसीट? उसके दो तरीके से मिलता है, टैक्स और नॉन टैक्स। और टैक्स भी दो तरह के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यानी सरकार को सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू मिलती है तो टैक्स द्वारा ही मिलती है, राइट? और उसी से वो खर्चा करता है। मैंने बताया था आपको 1950 से 1990 में टैक्सेस बहुत ज्यादा थे इंदिरा गांधी के टाइम पे। 96% टैक्स रेट इंडिया का हो गया था, राइट? जो बहुत ही हैवी था, इसीलिए वो डिस्करेज कर रहा था कि इंडिया में कोई टैक्स बढ़ ही नहीं रहा था। Now direct tax, it consists of taxes of incomes on individuals as well as business enterprise. तो टैक्सेस दो तरह के हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी आप जो इनकम टैक्स भरते हो, जो कंपनियां बिजनेस जो होते हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्स भरती है प्रॉफिट्स के ऊपर, वो सब डायरेक्ट टैक्स में आता है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी जो आप कमोडिटी पे जो टैक्स भरते हो, जैसे कि आप जब कमोडिटी बाय करते हो तो एक टैक्स भरते हो, राइट? जैसे बोलते हैं ना, इसमें लिखा होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और बैक में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो ये जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट है। अभी ये टैक्सेस पहले क्या लगते थे? एक्साइज, सेल्स टैक्स, बहुत सारे लगते थे। और अभी क्या हो गए? अभी ये सबका एक ही टैक्स हो गया है, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वो टैक्स जो होता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। नाउ रिफॉर्म्स क्या लाए गए? अगर हम दोनों टैक्स को देखें बिफोर 1991, राइट, तो वेरी हाई थे, बहुत हाई थे। अभी रिड्यूस कर दिए गए टू अवॉइड टैक्स इवेजन। जिससे टैक्स इवेजन करने का मतलब टैक्स की चोरी, लोग टैक्स की चोरी ना करें इसके लिए, टैक्स को इवेड ना करें इसके लिए टैक्स को कम कर दिया गया। सी सरकार को भी पता है कि टैक्स जितना कम चार्ज करेंगे उतना ही फायदा है, तो ही लोग टैक्स भरेंगे, अदरवाइज टैक्स भरेंगे नहीं। इसमें चाणक्य का नियम याद रखो। चाणक्य ने बोला था अपने अर्थशास्त्र में कि टैक्स ऐसे लेना चाहिए जैसे एक मधुमक्खी एक फूल से पराग लेती। वो जब पराग लेते फूल से, तो ना ही मधुमक्खी को अपना पराग कम मिलता है, यानी मधुमक्खी का नुकसान नहीं होता, और ना ही फूल को नुकसान होता है, क्योंकि फूल भी उससे मुरझा नहीं जाता। सो इट बेनिफिट्स द बोथ ऑफ द व्हाट आई कैन से एनवायरमेंटल बीइंग्स। फूल को भी फायदा होता है और मधुमक्खियों को भी फायदा होता है। तो सरकार को भी ऐसे ही टैक्स लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से पराग लेता। दूसरा था इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे टैक्सेस थे पहले, ऑक्ट्रॉय, एक्साइज, कस्टम, सेल्स टैक्स, बहुत सारा था बिफोर 1991। अभी अगर हम देखें 1991 के बाद, और मैं तो बोलूँ अभी रिसेंटली 2016 में, ये सब टैक्स एक टैक्स कर दिए गए जिसका नाम था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्यों किया गया? बिकॉज टू प्रमोट कॉमन नेशनल मार्केट। हमको वन नेशन वन रेट वन टैक्स, इस पे हमको फोकस करना है, जिससे ये पूरा देश एक मार्केट बन सके। और इसीलिए आफ्टर 1991 टैक्स को बहुत सिंपल कर दिया गया। पहले टैक्स कंप्लायंस यानी टैक्स को पे भी करना होता था ना, तो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। लोग टैक्स पे करने पे डरते थे। मैं मेरे पापा की बात बताऊं तो मेरे पापा ना बोलते थे टैक्स को पे करने के लिए। क्यों? पापा को डर लगता था कि कोई इनकम टैक्स वाला रेड करने के लिए नहीं आ जाए घर पे। पर अभी अगर आप देखो
तो ये टैक्स का जो कंप्लायंस प्रोसीजर है, जो देने का है, जो तरीका है, वेबसाइट से आप डायरेक्टली कर सकते हो और बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया है, इसीलिए काफी ज्यादा लोग अभी टैक्स दे रहे हैं, पहले लोग नहीं देते थे इतना टैक्स. सो दैट वाज अ मेजर चेंज इन टैक्स रिफॉर्म्स. क्लियर हो रहा है ये? यस, यहां तक कोई डाउट? No, sir. Okay, let's move ahead. Foreign exchange reforms. In 1991 में हम जो क्राइसिस से जूझ रहे थे वो फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस ही थी. डॉलर मजबूत हो गया था और रुपया गिर रहा था वर्ल्ड मार्केट में, राइट? सो 1991 as an immediate measure to resolve the balance of payment crisis, the rupee was devalued against the foreign currencies. रुपी को डिवैल्यूड किया गया फॉरेन करेंसीज के सामने, राइट? और इसी वजह से कि रुपी की वैल्यू कम ना हो जाए, गिर ना जाए. This led to an increase in the inflow of the foreign exchange. इसी से फॉरेन एक्सचेंज में इनफ्लो होना चालू हुआ इंडिया में, और फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो होने से क्या हुआ? रुपी स्ट्रांग होते गया. जस्ट अ मिनट. नाउ फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो जैसे आया इंडिया में, तो जैसे ही रुपी डिवैल्यूड था वो अपनी मजबूताई बनाने लगा. पहले रुपी बहुत ही वीक होता गया था. व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव अ मनी टू पे ऑफ द लैंडर्स. लैंडर्स को पैसे देने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं थे. बट जैसे ही सरकार ने ये क्राइसिस को सॉल्व करना चालू किया, तो उन्होंने क्या किया कि एफआईआईस के पैसे को मंगवाया, इंडिया में इन्वेस्टमेंट चालू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो बढ़ा इंडिया में, और उसकी वजह से रुपी स्टेबलाइज हो गया. पर रुपी, मैं बता दूं आपको, आजादी के टाइम पे रुपी 5 रुपी पर डॉलर था, जो गिर के 35 टू 40 रुपीज पर डॉलर हो गया, जो आज भी गिर के और गिर गया आज, जो 75 रुपीज पर डॉलर हो गया है, जो एक बुरी बात है. जस्ट अ मिनट. इसमें रिफॉर्म्स क्या लाए गए, ये भी समझने की बात है. सो पहले तो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म. पहले क्या था? 1981 के पहले फिक्स एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म था. यानी कहने का मतलब, फिक्स एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में होता क्या था? व्हाट वाज हैपनिंग कि सरकार डिसाइड करता था कि रुपी की वैल्यू क्या रहेगी. यानी सरकार आज डिक्लेयर करे कि देयर विल बी 75 रुपीज पर डॉलर, तो 75 रुपीज पे ही इंपोर्ट होगा, 75 रुपीज पे ही एक्सपोर्ट होगा. आपको लगेगा कि सर ये तो अच्छा है, सरकार जो डिसाइड करे वही बनेगा. नहीं, पर एक्चुअल में मैं बताऊं आपको कि ये बुरा है. क्यों? क्योंकि when the government decides an exchange rate, a fixed exchange rate, so what happens, you know, कि कंट्री में लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे. एक्सपोर्ट करने का इंसेंटिव कब मिलेगा लोगों को? जब रुपए की वैल्यू गिरेगी, देन द पीपल विल इंसेंटिवाइज टू मोर एक्सपोर्ट. क्योंकि फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं आपको. जैसे कि रुपए की वैल्यू $1 5 रुपीज है, बराबर है? तो आज आप अमेरिका को कुछ खिलौने एक्सपोर्ट कर रहे हो, टॉयज. So if you're exporting, let's say $500 worth of toys, how much money you are going to get in your hand? $500 आएंगे, इंटू 5 करोगे, यानी 2500 रुपये मिलेंगे आपको, राइट? अभी समझ लो कि ये रुपया गिर के 30 रुपया 40 रुपया हो गया, तो अभी आप $500 की चीज को एक्सपोर्ट करोगे, कितना रुपया मिलेगा आपको पता है? एनी गेसेस? 2 लाख. पहले आपको सिर्फ 2500 रुपये मिलता था, 2500. अभी उतने ही चीज को आप एक्सपोर्ट करके कितना कमा रहे हो? आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो. Why? Because the value of rupee has fallen down. See, that is where the incentives are. Incentives सभी आपको मिलता है. तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या था? सरकार अगर डिसाइड करती थी तो हम लोग करते थे क्या थे? ज्यादा इंपोर्ट कर देते. ज्यादा इंपोर्ट करते थे, इसका मतलब क्या होता था?
कि हम अपने गुड्स तो बेचते नहीं थे, पर लोगों के गुड्स की डिमांड कर रहे थे। अगर हम मार्केट में लोगों के गुड्स की डिमांड करें तो लोगों की गुड्स की डिमांड बढ़ेगी वर्ल्ड ओवर, और वर्ल्ड ओवर डिमांड बढ़ने से होगा क्या? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? उनकी करेंसी स्ट्रांग होगी, हमारी करेंसी स्ट्रांग नहीं होगी, राइट? और यही होता था बिफोर 1991। बट आफ्टर 1991 सरकार को अक्ल आई और उन्होंने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पे चला गया। अब ये क्या है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब होता है कि बास्केट ऑफ करेंसीज में डिमांड और सप्लाई के आधार पे अभी डिसाइड होगा कि आपकी करेंसी का रेट क्या है। जैसे आज अगर आप नेट पे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि डॉलर्स का रेट रुपी के मुकाबले कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। चेंज होने का मतलब ये है कि वो कंटिन्यूसली ट्रेड होता है, यानी वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिसाइड होता है उसका मतलब। और इसीलिए आफ्टर 1991 हमने अपने सिस्टम को चेंज करके फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर इकोनॉमी वीक भी हो रही है तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर इकोनॉमी वीक हो रहा है उसका मतलब क्या होगा पता है? रुपी की वैल्यू गिरेगी, और रुपी की वैल्यू अगर गिरेगी तो लोग, इंडिया के लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे ऑटोमेटिकली। कैसे? क्योंकि उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, राइट ना? सो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज मोर कंड्यूसिव देन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा रिफॉर्म क्या आया? दूसरा रिफॉर्म आया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। पहले ऐसा कोई फॉरेन एक्सचेंज जैसा रेगुलेशन जैसा कुछ था ही नहीं कि फॉरेन एक्सचेंज कितना आ रहा है कितना जा रहा है, सरकार देख ही नहीं रहा था। और इसीलिए उस जमाने में अगर आप देखोगे तो बहुत सारा पैसा स्विस बैंक में ट्रांसफर होता था, बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का। और उस टाइम पे भी आपको अगर पता होगा तो बड़े बड़े गैंगस्टर थे, दाऊद इब्राहिम एंड ऑल दैट, राइट? अभी क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन आ गया है जिसको फेडा बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और फेमा बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। वो अभी आ गया है, पहले ऐसा था नहीं। इससे होता क्या है? दिस इज अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ट्राइज टू पैक द वैल्यू ऑफ इस करेंसी टू अनदर करेंसी, राइट? इसी को हम फिक्स बोलते हैं, फिक्स एनर्जी सिस्टम। जब ये पैक करना बंद कर देगा तो वो फ्लोटिंग बन जाएगा। तो ये इसका डेफिनेशन भी है, राइट, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Okay. The last reform that we conducted in liberalization was trade and investment policy reforms. क्या था ये? So liberalization ने क्या प्रमोट किया? इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम कम्पीट होने लगे क्योंकि फॉरेन गुड्स इंडिया में आने लगे, इंडिया के गुड्स फॉरेन जाने लगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, राइट? पहले इंडिया में नए कार्स, नए मोबाइल ये सब बनता नहीं था, पर अभी बनने लगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन का पैसा इंडिया में आने लगा, एफडीआई और एफआईआई के नाम पे। एफडीआई का मतलब होता है जब फॉरेनर्स डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कोई किसी ने हमारे इंडिया में आके प्रॉपर्टी ले ली, कोई एनआरआईज ने, तो उसको एफडीआई बोलते हैं। और एफआईआई क्या होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी इंस्टीट्यूशन जो आती है बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड है, वो लोग जब पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको एफआईआई बोलते हैं। तो ये दोनों का पैसा, एफडीआई और एफआईआई का पैसा आने लगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी। इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट था ही नहीं। द एम क्या था ये रिफॉर्म लाने का? द एम वाज आल्सो टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एम ये था कि हम एफिशिएंसी को प्रमोट करें लोकल इंडस्ट्री में और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अपनाएं। व्हाट वाज अ रिफॉर्म? रिफॉर्म क्या था इसमें? सबसे पहला रिफॉर्म था क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। पहले कोटा सिस्टम था, अगर आपको याद होगा 1991 के पहले, कि कुछ ही क्वांटिटी ऑफ गुड्स को इंपोर्ट कर दे सकते थे, राइट? तो कोटा सिस्टम को फॉलो करना पड़ता था, यानी सब टेक्नोलॉजी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। भले आपको लग रहा है कि यूरोप में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जापान में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, यू कैन नॉट इंपोर्ट, राइट, बिफोर 1981। बट नाउ ये रिमूव कर दिया गया कोटा सिस्टम को। पहले आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, टैरिफ्स था, टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स थे, राइट? तो टैक्स ऑन इंपोर्ट यानी क्या था? यानी आप जो भी गुड्स इंपोर्ट करोगे उस पर टैक्स लगेगा, बराबर है? तो टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स आते थे, तो इसी वजह से हम काफी कुछ इंपोर्ट नहीं कर पाते थे, बट अभी ये भी रिमूव कर दिया गया। बहुत अच्छा किया। इंपोर्ट लाइसेंसिंग था, यानी
अगर आपको इंपोर्ट करना है कुछ गुड्स तो लाइसेंस लेना पड़ता था, बट अभी इसको भी रिमूव कर दिया गया, एक्सेप्ट हजारस आइटम्स। अगर कोई हजारस थिंग है, यानी कोई डेंजरस चीजें है, जैसे कि फायर क्रैकर्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी सबके लिए लाइसेंस बंद है अभी, यानी आप फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो, जस्ट कुछ फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ती है। पहले इवन एक्सपोर्ट करने पे भी आपको ड्यूटीज लगती थी, राइट? अभी एक्सपोर्ट करने के लिए भी आपको कोई ड्यूटीज नहीं लगेगी, राइट? यानी पहले एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज फॉलो होती थी, अभी ये भी रिमूव हो जाएगी। यानी अभी आपको कोई एक्सपोर्ट, जितना भी एक्सपोर्ट करना चाहो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई आपको ड्यूटी लगेगी नहीं। समझ में आ रहा है? यस, कोई डाउट? नो सर। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट? और इसको आपको पॉइंट के वाइज लर्न करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, राइट? मैं आज इतना ही जा रहा हूँ, आज मैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जा रहा हूँ, राइट? आज सिर्फ लिबरेशन की तरफ। क्लियर है?